शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। काल सर्प योग फल कथन में आज मैं आपको दो अन्य प्रकार के काल सर्प योगों के बारे में बताने वाली हूँ। पिछले काल सर्प योग में मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार के काल सर्प योग होते हैं, किसका क्या प्रभाव होता है, क्या सभी शुभ होते हैं या सभी अशुभ होते हैं, उन सब की सटीक जानकारी मैंने आपको दी थी। तो आप उन वीडियो को मिस मत करिए, उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि जब तक आप उन वीडियो को नहीं समझेंगे जो मैंने डिटेल दी है, अब ये जो आगे मैं बता रही हूँ, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। काल सर्प योग के बारे में मैंने जैसे आपको कहा था कि कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ लोगों का मानना है आंशिक काल सर्प होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो सबकी डिटेल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आज जो है मैं तीसरा नंबर और 5वें नंबर के काल सर्प योग के बारे में बता रही हूँ। ये जो काल सर्प योग है ये प्रत्यक्ष काल सर्प योग है। एक मैंने कहा था विपरीत काल सर्प योग होता है और एक होता है काल सर्प योग। तो ये पूर्ण काल सर्प योग के बारे में बता रही हूँ। और वो जो दोनों वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष काल सर्प योग और विपरीत कौन सा है, तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। आज का जो काल सर्प योग है वो है वासुकी काल सर्प योग। वासुकी नाग के बारे में आप सब लोग जानते हैं। और दूसरा जो है शंखपाल काल सर्प योग। आखिर ये दोनों योग बनते कैसे हैं, इसका क्या फल मिलता है जातकों को, और इसके लिए उनको उपाय अगर करने होते हैं तो किस प्रकार के क्या उपाय करने होते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। काल सर्प योग की श्रृंखला में अगर आप देखेंगे कि जिनका भी राहु और केतु, राहु जो है तीसरे भाव में आकर के बैठा हो और केतु जो है नवम भाव में आकर के बैठा हो, तब जाकर के आपका जो बन जाता है वासुकी काल सर्प योग। अगर इस समय भी जैसे देखिए आज 19 तारीख है, 19 मार्च है, इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मांड में जो ग्रहों का जो गोचर इस वक्त चल रहा है, इस समय भी काल सर्प योग ही बना हुआ है। लेकिन ये जो काल सर्प योग बना है ये विपरीत काल सर्प योग बना हुआ है। इसके फल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि दोनों के फलों में क्या फ़र्क आता है और क्या चीज़ें मिलती हैं। तो वासुकी योग, और इस चीज़ को आप एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि अभी जो काल सर्प योग बन रहा है यहाँ पर इस काल सर्प योग का क्या फल मिल रहा है, ये आपको समझ में आएगा। किस प्रकार से झगड़े हो रहे हैं, पॉलिटिक्स में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर से कोरोना का कहर फिर से पनपने लग पड़ा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं सब ग्रहों के अंतर्गत ही होने लगती हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि वासुकी काल सर्प योग क्या होता है। जो वासुकी काल सर्प योग है, जैसे मैंने आपको समझाया कि जिसका भी राहु, आपको ये नहीं देखना है कि राहु कौन से नंबर में बैठा है, उससे आपको मतलब नहीं है। हाँ, ये जरूर देखिए कि भाव कौन से। मैं ये जितने भी आपको बता रही हूँ सब भाव के अनुसार ही आपको पूरे योगों के बारे में जानकारी दे रही हूँ, तो आपको कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि लगन के अनुसार अगर मेष लगन हो, अगर जैसे अगर अभी आप देखेंगे तो ये मेष लगन की कुंडली हो गई, फिर वृश्चिक लगन की कुंडली हो गई, वृक्ष लगन की कुंडली होगी, तो उसके अनुसार लगन के अनुसार थोड़ा बहुत हेर फेर बदल हो जाता है। लेकिन काल सर्प योग ही रहता है। उसमें फल में 19-20 का फर्क होगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन बाकी सारी डिटेल आप पिछले वीडियोस में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। जब भी राहु तीसरे भाव में अगर आप देखेंगे तो तीसरा भाव उच्च भाव होता है, और उच्च भाव में हमेशा कहा जाता है कि जो पाप ग्रह होते हैं वो शुभ फल देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर राहु और केतु के मध्य जितने भी ग्रह आ जाएंगे, चाहे राइट साइड में आए या लेफ्ट साइड में आए, तब जाकर के ये आपका बन जाता है वासुकी नामक काल सर्प योग। विशेषताएं, जैसे मैंने कहा कि जो तृतीय भाव होता है वो उच्च भाव होता है, और जो नवम भाव होता है ये आपका भाग्य का भाव होता है। तो यहाँ पर उच्च भाव में क्रूर ग्रहों का आना शुभ माना जाता है, लेकिन त्रिकोण में या भाग्य भवन पर शुभ ग्रह आए तो बहुत अच्छा शुभ फल देते हैं। और यहाँ पर अगर क्रूर ग्रह आ जाए,
पाप ग्रह आ जाए तो कहीं ना कहीं इस भाव को तो पीड़ित करते ही करते हैं। जातक को भी भाग्य से संबंधित बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भाग्य से जो उसके काम बनने होते हैं ये बन ही नहीं पाते हैं। जहाँ पर अगर आप देखेंगे 5वां घर, 7वां घर, 11वां घर और जो पहला भाव होता है, ये सारे भाव जो है प्रभावित होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी दृष्टियाँ, ये सब चीज़ें शुभ ग्रहों की, ये सारी जो दृष्टियाँ होती हैं, ये कहीं ना कहीं दृष्टियाँ खाली चली जाती हैं, तो उनका फल भी उनको नहीं मिल पाता है। और राहु और केतु की अगर आप दृष्टियों को भी समझेंगे तो मैंने कहा था कि 5वीं, 7वीं, 9वीं ये दृष्टि होती है। तो राहु केतु यहाँ से 5वीं, 7वीं, 9वीं देखेंगे तो 3 भावों की दृष्टि राहु केतु से मिलेगी, 3 भावों की दृष्टि राहु से मिलेगी, तो 6 भाव तो वैसे ही प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि देखी जाएगी तो क्योंकि सारे ग्रह या तो राइट में होंगे या लेफ्ट में होंगे, तो शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ भी फलित पूर्ण नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो भी 5वीं दृष्टि फिर भी हो जाएगी, लेकिन 7वीं दृष्टि सभी जो 7वीं दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि मानी जाती है वो पूर्ण हो ही नहीं पाती है, वो दृष्टि फलित ही नहीं हो पाती है। इसके परिणाम स्वरूप होता है क्या है कि जो जातक होता है उसके जितने भी अपने सगे संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं, बंधु होते हैं, भाई वगैरह होते हैं, क्योंकि ये सारा भाव उसी के लिए देखा जाता है, इन सभी के कारण उस जातक को बहुत अधिक मानसिक पीड़ा उठानी पड़ती है। आपने देखा होगा अगर ऐसे लोगों की बचपन में संगति अच्छी नहीं होती है, उनके मित्र अच्छे नहीं होते हैं, तो आगे चल के धीरे धीरे वो उस संगति की ओर अग्रसर होने लग पड़ते हैं, और जिसके कारण जो है बहुत अधिक, चाहे आप उनके रिश्तेदार देख लीजिए, चाहे संबंधी देख लीजिए, चाहे नौकरी इत्यादि भी देख लीजिए, इन सब में उनको बाधा ही बाधा होने लगती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी प्रकार का ऐसा जातक कोई अपना व्यापार करने की कोशिश करता है तो उसका व्यवसाय जो है या जो व्यापार है उसमें उसको हानि ही हानि प्राप्त होती है, लाभ कम प्राप्त होता है। उसके अंदर जो पराक्रम करने की शक्ति होती है, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, उसका जो बाहुबल है वो भी उसको हानि ही पहुंचाता है, उसका उतना साथ दे ही नहीं पाता। उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो केतु जो है हमारा भाग्य भवन में आ जाता है, और जब केतु भाग्य भवन में आ जाएगा तो वहाँ पर भाग्य को नुकसान देगा, और राहु की 7वीं दृष्टि भाग्य भवन पर, केतु की 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी। और ये यकीन मानिए शास्त्रों में ये बताया गया है कि क्रूर भावों, जो क्रूर ग्रह होते हैं उनकी दृष्टियाँ भी क्रूर ही मानी जाती हैं, सौम्य दृष्टियाँ नहीं होती हैं। तो जब उनकी दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी तो वो दृष्टि भी पूरी रूप से जो है आपको नुकसान ही करने वाली होती है। अब भाग्य का यहाँ पे आपको साथ नहीं मिलने लगता है, भाग्य से द्वारा जो आदमी का कई बार देखा गया है कि आदमी थोड़ा सा काम करता है और भाग्य का बल बहुत अधिक हो तो वो काम थोड़ी सी मेहनत में ही जो है परिपूर्ण हो जाता है, बहुत अधिक उनको सफलता मिलने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो है भाग्य आपका साथ नहीं देता है, उसमें हर प्रकार के कार्य में आपको अड़चनें आने लगती हैं। अगर आपका भाग्य जो है आपके अवरुद्ध हो जाता है, जो आप काम करने की कोशिश करते हैं उसमें विघ्न, बाधा, परेशानियों के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है, और जिसके कारण जो है आपको दुष्परिणामों को झेलना पड़ता है। ऐसे लोगों को खासकर क्योंकि तृतीय भाव है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो तृतीय भाव जो होता है जहाँ पे मिथुन राशि होती है, तो तीसरा भाव जो है आपके गले का भाव होता है, कंठ का भाव होता है। तो यहाँ पर जो है, और ये अगर काल पुरुष का योग भी देखेंगे तो आपका ये गला ही आ जाता है, आपके कंधे आ जाते हैं, तभी आपका बाहुबल देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको इससे संबंधित रोग हो सकते हैं, आपको टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो सकती है, वाणी की प्रॉब्लम हो सकती है, वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, और कई बार ऐसे लोगों को जो है जिनके शोल्डर में कई बार अगर सूर्य की स्थिति भी अगर सही नहीं होती है तो उनके जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आगे चल के आपको आने लगती हैं। और रोगों में सांस के से संबंधित मोस्ट प्रॉब्लम जो सांस से संबंधित और गले में जो यहाँ टॉन्सिल होता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा हिस्सा है ये मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपको प्रभावित होने लगता है। क्योंकि केतु वाला हिस्सा आ जाता है तो वहाँ के हिस्से में जो है आपकी रीढ़ की हड्डियाँ आ जाती हैं, तो रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार ऐसे लोगों की रीढ़ की हड्डी में क्रैक्स आ जाते हैं, डिसलोकेट हो जाती है, या वो जो हड्डियों में जो ज्वाइंट्स होते हैं उन ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो कालसर्प योग में ये सारी प्रॉब्लमें होनी शुरू होती हैं। हालांकि जातक, क्योंकि केतु जो है कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित होता है, तो अगर जातक चाहे तो धर्म के मार्ग पर चलता रहे सदा, तो उसको ये जो प्रभाव है ये कम
दिखाई देती हैं, लेकिन प्रभाव तो मिलेंगे क्योंकि ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो आपको अभी भुगतना है। हाँ, केतु धार्मिक होने के कारण ऐसा जातक धार्मिक जरूर हो सकता है, धर्म से संबंधित कार्य वो कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे कभी अगर ऐसा कई बार अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी अगर केतु के ऊपर ना पड़ रही हो, 2 से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर केतु के ऊपर आ जाए, तो ऐसे लोग जो हैं धर्म के विरुद्ध कार्य करने लग पड़ते हैं। मंदिरों को तोड़ना, चोरी करना, नुकसान करना, अपने धर्म के विपरीत जाना, इस प्रकार के कार्य करती हैं। लेकिन अगर केतु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो वहीं पर जातक धार्मिक तो होगा ही होगा, साथ में अध्यात्म की तरफ भी उसका झुकाव होगा, अध्यात्म से वो जुड़ा होगा और अध्यात्म के मार्ग पर चलते चलते जो भी कष्ट उसने अभी तक जो उसके ऊपर आने वाले हैं, तो ईश्वर का साथ कहीं ना कहीं उसके ऊपर बना रहेगा, उसके साथ चलता रहेगा, ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, बशर्ते अगर वो धर्म के प्रति सच्चा है तो। और अगर व्यापार और नौकरी की बात अगर आ जाती है, तो अगर आप में अन्य ग्रहों की परिस्थिति अच्छी होती है तो ऐसे लोगों का व्यापार भी बहुत अच्छा चलता है। नौकरी होती है तो नौकरी में भी वो अच्छा कार्य करने लगती हैं। सारा दामोदर अगर देखा जाएंगे तो कुंडली के ग्रहों के शुभ होने पर ही आपको ये सब फल प्राप्त होने लगते हैं। अब अगला आ जाता है शंखपाल कालसर्प योग। शंखपाल कालसर्प योग में होता क्या है, जो राहु है आपका सुख के भाव में आ जाएगा और केतु जो है आपका ये आ जाएगा कार्य क्षेत्र के भाव में, नौकरी का जो स्थान होता है, कर्म भाव जो होता है वहाँ पर आ जाता है। तो सुख के भाव में जब यहाँ पर, और वैसे भी देखा जाए तो सुख का भाव माँ के साथ जुड़ा हुआ है और ये चंद्रमा का घर माना जाता है। तो चतुर्थ भाव में राहु का होना और दसम भाव में केतु का होना या के होने के बावजूद जब सारे ग्रह या नीचे आ जाए या सारे ग्रह ऊपर एक तरफ हो जाए, तभी जाकर के आपका ये शंखपाल कालसर्प योग का निर्माण होगा। चतुर्थ भाव या दसम भाव इसमें जो है बहुत अधिक प्रभावित होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपका सुख का भाव है, माँ का भाव है, और जब राहु यहाँ पे आ जाएगा तो चंद्रमा के साथ ग्रहण लगने लगता है, और जब ग्रहण लगता है तो माँ के साथ आपकी जो उतनी अच्छी नहीं मिलती। सुख तो मान लीजिए आप भूल ही जाइए कि सुख होता क्या है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब केतु यहाँ पे आपके दसम भाव में आ जाएगा तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र का भाव होगा, तो कार्य क्षेत्र में आपके बहुत सारे उतार चढ़ाव हो जाएंगे, नौकरी से संबंधित आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो छठा भाव होता है, जो 8वां भाव होता है, जो 12वां भाव होता है और जो दूसरा भाव होता है, कहीं ना कहीं जब राहु और केतु की दृष्टियां इन भावों पे पड़ती हैं तो इस दृष्टियों के कारण, जैसे मैंने कहा कि जो दृष्टियां क्रूर होती हैं तो ये भाव भी पीड़ित होने लग पड़ती हैं, और जिसके कारण इस योग, जब ये योग बनता है उस योग के वक्त जो है, जो जातक की जो मनोस्थिति होती है वो एकदम डगमगा जाती है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। और जैसे मैंने कहा, सुख के भाव में राहु आकर के बैठेगा तो सुख में किसी न किसी प्रकार की अर्च नहीं होगी। आपका पारिवारिक जीवन, जो आपका घर का जो सुख होता है वो आपको नहीं मिलेगा, माता के साथ आपकी बनेगी नहीं, माता ही क्या बल्कि जितनी भी जो स्त्रियाँ होंगी उन स्त्रियों के साथ हमेशा मनमुटाव रहेगा, उनके साथ हमेशा, चाहे आप ऑफिस में भी काम क्यों ना कर रहे हो, स्त्रियाँ आपके लिए दुश्मन का ही काम करने वाली होती हैं, क्योंकि आपकी उनके साथ बनेगी ही नहीं। और लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी कमी होती है। इसके प्रभाव के कारण जो है, जैसे मैंने कहा कि सुख तो खत्म हो ही जाता है, सुख नहीं है फिर शांति भी नहीं बचती है। आपका जो पारिवारिक जीवन है, जो गृह का सुख है, उन सब में किसी न किसी प्रकार से बाधा आती ही रहती है। और कई बार अगर ये प्रभाव, ये जो राहु और केतु इतने अधिक स्ट्रोंग होती हैं या क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी अगर इनके ऊपर पड़ जाती हैं, तो आपकी माता हो, आपका भवन हो, आपकी वाहन हो, आपकी विद्या हो, ये सब नष्ट हो जाने लगते हैं। ये आपको, कई लोगों को मैंने यहाँ पे भी देखा है कि माता पिता से उनको हर चीज़ मिलती है, और जब उनके ग्रहों का फलित होने लगता है तो जो भी चीज़ें मैंने बताई माँ के साथ बनेगी नहीं, यहाँ तक तो कई बार तो है माता की जो है मृत्यु तक भी हो जाती है। घर प्रॉपर्टी होती है सब बिक जाते हैं, नीलाम हो जाते हैं, गाड़ियाँ उनकी होती नहीं है, और ख़ासकर एक्सीडेंट के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। जिन्होंने पढ़ाई करके रखी होती है, पढ़ाई जो है उनके आगे चल के काम आती ही नहीं है। नौकरी अगर वो करने लगते हैं तो नौकरी में उनको अपयश मिलता है, नौकरी में लाभ कम ही प्राप्त हो पाता है। अगर वो किसी प्रकार का कोई व्यापार करने लगते हैं तो व्यापार में भी उनको हानि के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता है। कार्य में हमेशा अस्थिरता रहती है, वो किसी प्रकार का भी कार्य करेंगे तो ऐसे जातक पूर्ण रूप से सारे काम कर ही नहीं पाते, हर बार वो कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद जो है उनके मन में एक अनिश्चितता बनती रहती है कि अब मैं ये क्या करूं,
ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये पूरा होगा या नहीं होगा। और ऐसे आदमियों को अगर आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग शक्की किस्म के होते हैं, वहमी किस्म के होते हैं। इसके पीछे का कारण है कि 1 2 3 4 5वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पर पड़ती है, गुप्त भाव पर पड़ती है राहु की। और यहाँ पर पड़ने के कारण आदमी में वहम, छोटी छोटी बातों को लेकर के उनको डाउट हो जाता है। हालांकि वो डाउट निराधार होते हैं, उसमें उतना कोई दम होता नहीं है, लेकिन उनकी शक की आदत करने वाली आदत हो जाती है। और जब आदमी शक्की हो जाता है तो घर का सुख चैन कला कलेश अपने आप ही समाप्त होने की स्थिति पर आ जाता है। और ऐसे आदमियों को आप समझाना भी चाहें तो आप समझा नहीं पाते हैं। इस प्रकार का जो योग है धन का नाश करने वाला होता है। बल्कि कई बार तो यहाँ तक भी देखा है, जैसे मैंने कहा कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी अगर माता पिता से ऐसे जातक को मिली हुई है तो एक न एक दिन ये जातक भिखारी बन जाएगा। यानी ये सारी प्रॉपर्टी, धन का, भवन का, वाहन का, सबका जो है ये नाश मार देगा और सब कुछ जो है बेच बाच करके भीख मांगने की कगार पर भी आ जाता है। ऐसा जातक अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है अगर ऐसे जातक के ऊपर, राहु और केतु के ऊपर, तो कहीं भी ना कभी ऐसा जातक जो है अच्छी योजनाएं बनाने वाला होता है। उसकी जो किसी भी प्रकार की जो योजनाएं अगर उसको बनाने के लिए बोला जाए कि हाँ ये शेड्यूल आपको बनाना है और इस प्रकार अगर वो काम करता है तो बहुत अच्छे से वैसे आदमी प्लानिंग करने वाले होते हैं, बहुत अच्छे से शेड्यूल बनाते हैं, प्लानिंग करने वाले होते हैं। और इस प्रकार का अगर आप किसी कुंडली में किसी अच्छे जातक को अगर इस प्रकार का योग मिलता है तो अगर वो इस प्रकार की नौकरी में अगर जा कर के कार्य करता है जहाँ पे प्लानिंग, जैसे प्लानिंग कमीशन है तो हर प्रकार से वोट के लिए प्लानिंग करना है, या आपके ऑफिस में किसी मैनेजमेंट टाइप का कुछ प्लान करना है, इस टाइप का अगर आप काम करते हैं या इस प्रकार का आप व्यवसाय भी करते हैं, वो भी आपको अपने ग्रहों की के हिसाब से ये सब देखना पड़ेगा तो आपको जो है ये फलित होता है। क्योंकि व्यवसाय के भाव में यहाँ पे केतु आकर के बैठा हुआ है और ये दसम भाव है। दसम भाव में देखा जाए तो ये कुंभ राशि होती है और सॉरी मकर राशि होती है, और मकर राशि जो है शनि की राशि होती है। तो यहाँ पर लोगों के साथ मैनेजमेंट करना, खासकर जो सेल्स वाला जो काम होता है, इस टाइप के जो काम अगर लोग करना चाहते हैं तो इसमें सफलता उनको प्राप्त होती है। अगर किसी बड़े महानुभव की बात बताऊं तो अगर आपने मार्गरेट थ्रेचर का नाम सुना होगा तो उनकी कुंडली में भी इसी प्रकार का काल सर्प योग बना था जो शंखपाल काल सर्प योग है। और बाद में आपको पता है कि उन्होंने कितनी प्रसिद्धि हासिल तो की थी, लेकिन उन्होंने अपने करियर में, अपने जीवन काल में किस प्रकार की मुसीबतों का सामना भी किया था। तो ये थे आज वासुकी और शंखपाल काल सर्प योग का फल कथन। अगले वीडियो में मैं आपको जो है अन्य 2 प्रकार के काल सर्प योग कौन से होते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।